हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। रिसेंटली ताइवान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में लाई चिंग ने चुनाव जीतकर चीन को एक तगड़ा झटका दिया है। नाउ बड़ी बात यह है कि चीन की बार बार धमकियों के बावजूद चाइना के वोटर्स ने बिना डरे अपनी आजादी के लिए वोट दिए एंड इसी की बदौलत वहां पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी डीपीपी ने लगातार तीसरी बार ताइवान में ऐतिहासिक जीत हासिल की। आप ये देख सकते हैं, ताइवान प्रेसिडेंट इलेक्ट वॉव्स टू डिफेंड आइलैंड फ्रॉम चाइनास इंटिमिडेशन। फ्रेंड्स, ये जीत ताइवान के लोगों के लिए कितनी मायने रखती है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जैसे ही लाई चिंग इलेक्शन जीते, उन्होंने चाइना को चैलेंज कर दिया। जीत के बाद ये उनके स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं। यहाँ एक ऐसी रात है जो ताइवान की है। हम ताइवान को दुनिया के मैप पर बनाए रखने में कामयाब रहे। फ्रेंड्स, यहाँ पर दुनिया के मैप पर बनाए रखने का मतलब है कि चीन है वो ताइवान को हथियाना चाहता है, जबकि ताइवान ये खुद क्लेम करता है कि वो एक आजाद देश है। सेकंड स्टेटमेंट उनका ये है कि इस इलेक्शन ने दुनिया को ताइवान के लोगों की लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है और मुझे उम्मीद है कि चीन इसे समझ सकता है। फ्रेंड्स, उनका ये स्टेटमेंट बताता है कि उन्हें चीन की तानाशाही पसंद नहीं है और वे लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, और यही मैसेज उन्होंने चीन को दिया। और जैसे लाइची ने इलेक्शन जीते, चीन को ये अच्छा नहीं लगा। और अगर आप ताइवान इलेक्शन पर चाइना का रिएक्शन देखेंगे तो वो देखने लायक था। इनकी ओर से कहा गया कि ताइवान में चाहे जो भी बदलाव आए, लेकिन ये तथ्य नहीं बदलेगा कि दुनिया में केवल एक ही चीन है और ताइवान चीन का हिस्सा है एंड ताइवान को चाइना से मिलना ही होगा। ये इलेक्शन रिजल्ट ताइवान की मेन स्ट्रीम को रिप्रेजेंट नहीं करते। फ्रेंड्स, ये कहने का इनका मतलब ये है कि हमें नहीं मतलब ताइवान के इलेक्शन से, चाइना इसे हत्या के ही रहेगा, चाहे वहां किसी की भी गवर्नमेंट हो, चाहे वहां पर कोई भी जीते, चाहे वहां पर तानाशाही हो, चाहे वहां पर डेमोक्रेसी हो, चाहे वहां पर लोकतंत्र हो। चीन को उससे कुछ नहीं मतलब, उसका एक ही टारगेट है, वो है ताइवान को हथियाना। एंड ये लास्ट वाला स्टेटमेंट आप देखेंगे तो देखिए इसमें चीन क्या कहता है कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये कहेंगे कि सभी देश वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करें, क्योंकि यही ताइवान स्ट्रेट में शांति और स्थिरता के लिए अच्छा होगा। देखिए, होता यह है कि चाइना में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म होने वाली है, जो कि चाइना के सिद्धांत को नजरअंदाज करेगी और पूरी दुनिया का ध्यान भी उनकी तरफ जाएगा। ऐसे में चाइना ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा, यानी सभी कंट्रीज से कहा कि वो वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करे, वो ताइवान को एक स्वतंत्र देश ना माने, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ताइवान स्ट्रेट में चीन मिलिट्री एग्रेशन दिखा सकता है। और यहाँ पर वन चाइना पॉलिसी का मतलब है कि चीन का ऐसा मानना है कि चाइना नाम का एक ही देश है और ताइवान इससे अलग नहीं है, बल्कि चीन का ही अभिन्न हिस्सा है। फ्रेंड्स, चाइना इस पॉलिसी को 1949 में लेकर आया था एंड भारत और अमेरिका जैसे देश अभी भी वन चाइना पॉलिसी को ही फॉलो करते हैं। खैर, इसके पीछे अपने अपने इंटरेस्ट हैं, लेकिन चाइना की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किए गए, ये आप सोच करके देखिए कि कितनी बुरी बात चीन को लगी होगी कि वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म होने वाली है। अगर आप ताइवान की लोकेशन देखेंगे तो ये रहा भारत, ये है चाइना और ये है ताइवान। इसकी जो राजधानी है वो ताइपे है एंड चीन और ताइवान को ताइवान स्टेट अलग कर दी है, जिसे हम हिंदी में ताइवान जल संधि कहते हैं। अगर आप इसके आसपास के रीजन देखेंगे तो ये फिलीपींस सी है, ये ईस्ट चाइना सी है और ये साउथ चाइना सी है, जिसको लेकर हमेशा विवाद होता रहता है। अगर आप ताइवान के इस इलेक्शन को देखेंगे तो इसमें 3 पार्टी थी, जिसमें एक थी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी जिसको जीत मिली है, फिर एक है कुओमितांग पार्टी और फिर लास्ट है ताइवान पीपुल्स पार्टी। इन तीनों पार्टी ने अपने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए थे और इनमें से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के उम्मीदवार को चुन लिया गया। कुओमितांग पार्टी और जो ताइवान पीपुल्स पार्टी है, इन्हें चीन का करीबी माना जाता है। ये चीन को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये जो डीपीपी पार्टी है, ये चीन का कट्टर विरोध करती है। इस पार्टी का मानना है कि ताइवान एक संप्रभु देश है जो चीन के अधीन नहीं है और ताइवान का भविष्य यहाँ की जनता डिसाइड करेगी, ना कि शी जिनपिंग। ये इस पार्टी का मानना है। और अभी जो करंट प्रेसिडेंट है साई इंग, इनके टाइम ज्यादातर बातचीत बंद हो गई थी, क्योंकि जो डीपीपी है, जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है, ये चीन से खुले तौर पर नफरत करती है। इसके चलते ताइवान में डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री प्रेशर बढ़ गया था एंड ये जो ताइवान स्ट्रेट है
वो एक जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट में बदल गया। कुछ टाइम पहले आपने नोटिस भी किया होगा कि अमेरिका और चाइना के बीच साउथ चाइना सी एंड ताइवान स्ट्रेट में कितना तनाव बढ़ गया था। मेन बात यह है कि इलेक्शन से पहले चीन इलेक्शन को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश कर रहा था। इनके वोटर्स को धमकी दी जा रही थी कि ऐसा मत करना, वैसा मत करना, वरना चाइना ये कर देगा, चाइना वो कर देगा। नाउ ये जो व्यक्ति है लाई चिंग, जो ताइवान के नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेंगे, इनके बारे में चीन ने खुली धमकी दी थी कि ताइवान के लोग इन्हें वोट ना डालें। अगर लाई चिंग प्रेसिडेंट बने तो ये ताइवान के लिए अच्छा नहीं होगा, ताइवान खतरे में पड़ जाएगा। एंड अगर ताइवान के लोग चाहते हैं कि भविष्य में कोई सैन्य तनाव ना हो तो चाइना की बात उन्हें सुननी पड़ेगी। फिर जो लाई चिंग है वो करंट प्रेसिडेंट साई इंग की जगह लेंगे। एंड लाई चिंग फिलहाल ताइवान के उपराष्ट्रपति हैं। चाइना ने इन्हें आतंकवादी घोषित करके रखा है, जो कि अब नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं। अगेन चीन के लिए बड़ा झटका इसलिए भी है कि जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है एंड साई इंग के कार्यकाल के टाइम ताइवान ने अमेरिका और इंडिया के साथ काफी डीप रिलेशन स्टेब्लिश किए। इस पार्टी के टाइम ताइवान एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़े पैमाने पर अपने हथियारों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी की, ताकि इन फ्यूचर में चाइना के साथ अगर मिलिट्री कन्फ्लिक्ट होता है तो उसका जवाब दिया जा सके। एंड ऐसे टाइम में फिर से ताइवान में इसी पार्टी की सरकार बनना चीन के लिए एक बड़ी परेशानी बन गई, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ टाइम से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ताइवान में चाइना की आइडेंटिटी लगातार कम होती जा रही है। 1990 के दशक में ओनली 20% यानी 20% लोग ये मानते थे कि ताइवान चीन का हिस्सा नहीं है, और अब ये आंकड़ा ना 65% यानी 65% पर पहुंच गया है। यानी 65% लोग अब ये मानते हैं कि ताइवान एक अलग देश है और चीन का उस पर कोई हक नहीं है। सोच करके देखिए कि ताइवान में चाइना की ये कंडीशन चाइना को कितनी कमजोर कर रही है। इसलिए चाइना अचानक इतना एग्रेशन में आ गया, क्योंकि उसको पता है कि अगर थोड़ी और देर हुई तो ताइवान पूरी तरह उसके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ताइवान का ये इलेक्शन इतना मैटर क्यों करता है। देखिए, ताइवान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फॉर्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होती तो जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज है वो चीन को सपोर्ट करेगी एंड भविष्य में ताइवान की आज़ादी खतरे में पड़ सकती थी। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, अगर ताइवान में डेमोक्रेसी नहीं आती तो इसका जो इम्पैक्ट है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक पर पड़ सकता था, क्योंकि दुनिया के करीब आधे से ज्यादा कंटेनर हर साल ताइवान स्टेट से होकर जाते हैं। और ताइवान स्टेट की यही खासियत इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र मानती है। दुनिया का ज्यादातर सेमीकंडक्टर ताइवान में ही बनता है, और ये सेमीकंडक्टर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आपके घर के अप्लायंसेस, हम जो ये मोबाइल यूज करते हैं, और आने वाले समय में जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो सेमीकंडक्टर पर डिपेंड करती है। और अब आप ये इमेजिन कीजिए कि अगर चाइना ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो ये जो ताइवान स्टेट है ये भी इसकी हो जाएगी। एंड अगर ऐसा हुआ तो इंटरनेशनल सप्लाई चेन पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी, जो कि वैसे ही चीन के हाथों में है। एंड इससे जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उसको काफी नुकसान होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे ही सही बहुत सारी कंट्री चाइना के खिलाफ नजर आती है। एंड उसमें अगर आप अमेरिका देखेंगे, उसमें अगर आप इंडिया देखेंगे तो वो चाइना के ऊपर काफी प्रतिबंध लगाते हैं। इसका मतलब है कि भविष्य में चाइना अपनी बात मनवाने के लिए ताइवान स्टेट का यूज करेगा, जो कि दुनिया की सप्लाई चेन का एक प्रमुख केंद्र है। लेकिन ताइवान में जो अभी इलेक्शन हुए, इस इलेक्शन ने कम से कम इस समस्या को थोड़े टाइम तक तो एक्सटेंड कर ही दिया। आपको पता चल ही गया होगा कि ताइवान एंड दुनिया के लिए ताइवान का ये इलेक्शन क्यों मैटर करता था। इसी के साथ अगर आपको जानना है कि इंडिया के ताइवान के साथ कैसे रिलेशन है, तो इंडिया ताइवान रिलेशन पर मेरा एक लेक्चर है, आप ये देख सकते हैं। इस लेक्चर में मैंने ये डिस्कस किया था कि इंडिया और ताइवान के रिलेशन पहले कैसे थे, अब कैसे हैं, इंडिया वन चाइना पॉलिसी को किस तरह फॉलो करता है, ताइवान इंडिया से क्या चाहता है, इंडिया ताइवान से क्या चाहता है। एंड इसी लेक्चर में मैंने ये भी डिस्कस किया था कि अब टाइम आ गया है कि इंडिया वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करना छोड़ दे। सो आप इसे देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।